Very special good morning to all of you. Welcome to our YouTube channel JK24 Study. My dear friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज हम इसकी पूरी अभ्यास सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। PbO प्लस C इजुकल दे दिया है आपका 2B प्लस CO2, यानी कि सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है या फिर लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका समीकरण दिया हुआ है, ये आपका समीकरण दिया हुआ है। हम जानते हैं कि जहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो वहाँ पर अपचयन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए Pb यानी कि लेड ऑक्साइड में जो है ऑक्सीजन घट रहा है, इनकी ऑक्सीजन का परमाणु यहाँ से बाहर जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है आपका, इसका मतलब यहाँ पर अपचयित हो रहा है। सीसा क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए कार्बन की, यानी कि इसकी बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि उसके परमाणु जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये उपचयित हो रहा है, ठीक है ना। जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वहाँ उपचयन होता है, और जहाँ ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ अपचयन होता है। चलिए देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में आता है। ऑप्शन नंबर ए, सीसा अपचयित हो रहा है। हमने कहा हाँ जी अपचयित हो रहा है, तो ये आपका एकदम सही है। दूसरा कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, हमने ये भी बताया आपको कि उपचयित हो रहा है, तो ये भी सही है। तो कहने का मतलब ऑप्शन ए एवं बी दोनों सही हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2AI इजुकल है आपका Al2O3 प्लस 2Fe। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस यौगिक के जो परमाणु हैं, इस यौगिक के जो परमाणु हैं वो इसमें ऐड हो रहा है, यानी कि Al में ऐड हो रहा है, एल्यूमिनियम में, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया है कि इस प्रकार की अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जिनमें किसी एक यौगिक के परमाणु दूसरे यौगिक में जाकर ऐड हो जाते हैं, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि ये इससे अधिक सक्रिय है, इसलिए Fe के परमाणु Al में जुड़ गए, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर चिन्ह निशान लगाइए। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, आयरन लवण एवं जल बनता है। देखिए इस प्रकार लौह चूर्ण में जो होता है और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है यानी कि HCl, जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस और आपका आयरन क्लोराइड बनता है। देखिए अगर आपको इसमें थोड़ा भी अगर डाउट हो रहा है तो मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन यानी कि नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से कराए हुए हैं। यहाँ पर जो है टाइम बहुत लगेगा, इसलिए मैं ये नहीं करा रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप जो है नोट्स में देख लीजिए, ये मैंने पूरा अच्छे तरीके से बताया हुआ है। चलिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए, जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों पक्षों में बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा हम अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं तथा अणुओं की वास्तविक संख्या तथा अपेक्षित मात्राओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में ये अभिकारक होता है, इधर का उत्पाद होता है, अभिकारक उत्पाद होते हैं। इन दोनों में हमें परमाणु संख्या बराबर देखने के लिए, ठीक है ना, तो समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है, ठीक है। देखिए, ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों की रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है और फिर उन्हें संतुलित भी करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। तो कहने का मतलब नाइट्रोजन जो है यानी कि N2 प्लस किससे, हाइड्रोजन गैस से यानी कि H2 से अभिक्रिया करके क्या बनाती है,
अभिक्रिया करके यहाँ पर NH3 बना लेती है, ठीक है ना। अब हमने ये समीकरण बना दिया, मगर ये अभी कंकाली समीकरण बना हुआ है, हमें संतुलित समीकरण भी करना है, इसे कहने का मतलब संतुलित भी करना है। तो संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए N2 है, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर H3 दिया हुआ है, H3, यहाँ पर N अकेला है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमें N2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 2N हो जाएगा। 2N जब हो जाएगा तो इसका मतलब 2 की मल्टीप्लाई H में भी हो जाएगी, तो 2 3 6, H के परमाणु इधर 6 हो जाएंगे, मगर इधर H के परमाणु 2 ही है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये आपका संतुलित भी हो गया है, ठीक है। 3 दूनी 6, H के परमाणु यहाँ पर 6 हैं और यहाँ पर भी H के परमाणु 6 हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगला करते हैं। अगला कहता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का, तो यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड आपकी गैस का H2S, ठीक है ना, प्लस गैस का वायु में दहन करने पर यानी कि O2 यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। जल का मतलब है H2O प्लस क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 बन जाता है, ठीक है। अब हमें इसे जो है संतुलित कर लेना है, तो हम संतुलित करेंगे। इधर देखिए H के 2 परमाणु हैं, इधर भी H के 2 परमाणु हैं, इधर S का 1 परमाणु है, इधर S का 1 परमाणु है, O का 2 है, यहाँ पर भी O का 2 है, बट यहाँ पर एक और दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इधर जो है 2 कर लेंगे सबसे पहले, सॉरी चलिए ठीक है। तो इधर 2 कर लेते हैं। 2 से जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि यहाँ पर H के 4 परमाणु हो जाएंगे और S के भी 2 हो जाएंगे, तो H के 4 इधर भी कर लेते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे और S के भी हमें 2 कर लेने हैं, यहाँ पर S के भी 2 हो जाएंगे और यहाँ पर O के जो परमाणु हैं वो 4 हो जाएंगे, यहाँ पर O के परमाणु 2 हो जाएंगे, ठीक है। 6 परमाणु हो जाएंगे और यहाँ पर देखिए 2 परमाणु है, 3 से और कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो इधर भी 6 हो गए। देखिए ये भी समीकरण जो है पूरी तरीके से संतुलित हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सही है, चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अपक्षेप प्रदान करता है। चलिए बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 प्लस Al2SO4 ठीक है ना, क्या प्रदान करता है, बेरियम सल्फाइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना, सॉरी बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, बिल्कुल सही है, ये जो है प्रदान करता है। अरे दिख नहीं रहा होगा भाई, दिख रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हमने जो ये बना लिया है पूरा, मगर इसमें हमें जो है संतुलित करना पड़ेगा इसे। हाँ जी देख लीजिए, इसे जब हम संतुलित करेंगे तो हमें पता है Cl की यहाँ पर जो है 3 है, बल्कि यहाँ पर 2 है, तो हमें इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ 3 से कर देंगे और यहाँ पर कितने से करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर Al के कितने हो गए, Al के यहाँ पर 2 हो गए और Cl के कितने हो गए, 6 हो गए, 3 दूनी 6, यहाँ पर Cl के 6 हो गए, Ba के यहाँ पर 3 है, मगर यहाँ पर Ba का अकेला है, 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 3 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो Ba तो हो जाएंगे 3 और SO4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर S जो है वो आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा और O जो है वो 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 3 12 O है और S 3 है, एकदम सही है। Al2 बिल्कुल सही है, यानी कि ये समीकरण पूरी तरीके से संतुलित हो चुका है, तो आप इसे उतार लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। देखिए पोटेशियम गैस यानी कि K प्लस जल के साथ मिलकर के क्या देती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, प्लस हाइड्रोजन और देती है। तो ये हमने समीकरण बना लिए। अब हमें इसे संतुलित कर देना है सिंपली। देखिए H के यहाँ पर 2 हैं, H के यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर एक और है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो K यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे K, तो यहाँ पर भी K 2 कर दीजिए,
ठीक है ना। चलिए O के परमाणु यहाँ पर 2 हो जाएंगे, बट यहाँ पर O का परमाणु 1 है, तो यहाँ पर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आप देख लीजिए H के यहाँ पर 4 हो गए और H के यहाँ पर 2 ये और 2 ये 4 हो गए, ठीक है ना। ये आपके पूर्ण रूप से संतुलित हो चुकी है समीकरण। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। HNO3 प्लस CaOH2 CaNO3 प्लस H2O। हमने लिख लिया है समीकरण नंबर 1, तो इसे हमें जो है संतुलित करना है। देख लीजिए, चलिए देखिए HNO3 प्लस CaOH2। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखें तो किसके परमाणु सबसे ज़्यादा है, ये देख लीजिए। तो हम देख रहे हैं कि O के यहाँ पर 3 है और O के यहाँ पर भी 3 है। चलिए NO3 है, NO3, ठीक है। अभी इससे कोई मतलब मत रखिए। H का देख लीजिए, H के कितने हैं यहाँ पर, H के यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर H का 1 है, यहाँ पर H के 2 हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए H के जब यहाँ पर 2 हैं और एक 3 हो गया, यहाँ पर H का 2 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले। अब इधर H के हो गए आपके 4, कितने हो गए, H के 4 हो गए, मगर यहाँ पर H के 2 ये हैं और एक ये 3 है। कहने का मतलब 2 से अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, अब कितने हो जाएंगे, अब हो जाएंगे ये 2H यहाँ हो जाएंगे और 2H ये हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2H ये और 2H ये और यहाँ पर 4H ये हो जाएंगे, ठीक है। तो H यहाँ पर बराबर हो जाएंगे, H कितने हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर O की बात की जाए तो O 3 यहाँ पर है और 2 O यहाँ पर है, O यहाँ पर टोटल 5 है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, सॉरी यहाँ पर O जो है 3 नहीं है बल्कि 3 दूनी 6 है, 6 ये रहे और 2 ये रहे, तो कितने हो गए 8। यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 ये हो जाएंगे और 2 ये हो जाएंगे। कैल्शियम यानी कि C बराबर है एकदम, N बिल्कुल सही है, N 2 है, 2N यहाँ पर भी हो जाएगा। कहने का मतलब ये पूर्ण रूप से संतुलित हो चुकी है समीकरण। तो देख लीजिए अब हम अगला करते हैं, ठीक है। देख लीजिए इसमें NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल Na2SO4 प्लस H2O हमें संतुलित करना है। तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा परमाणु यहाँ पर SO4 के हैं, हम कहने का मतलब O के हैं यहाँ पर 4, O के यहाँ पर 4 है, बराबर है। यहाँ पर देखिए N के यहाँ पर 2 हैं, जबकि N का यहाँ पर Na का 1 है, सॉरी यहाँ पर 2 से कर लीजिए, तो Na जो है यहाँ पर 2 हो जाएगा, Na यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये तो हो गया। आगे देखते हैं H यहाँ पर 2 है, ठीक है, और H अब यहाँ पर भी 2 हो गए, इसका मतलब H हो गए यहाँ पर 4, बल्कि इधर देखा जाए तो इधर H जो है 2 ही है, तो इसे भी 4 कर लीजिए। अब H यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी H हो गए आपके 4, 2 ये और 2H ये हो जाएंगे, ठीक है। तो 4H उधर भी 4H, SO4 इधर है तो SO4 इधर है, Na2 तो 2Na इधर हो गया और Na2 इधर, बराबर है बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये भी पूर्ण रूप से संतुलित हो चुकी है समीकरण। चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, NaCl प्लस AgNO3 जो कुल आपका दे दिया है AgCl प्लस NaNO3, ठीक है ना। देखिए सबसे ज़्यादा परमाणु किसके हैं, NO3 बराबर है एकदम, कोई फर्क नहीं पड़ता। Na इधर है, Cl भी इधर है, Ag मतलब कि इसमें पहले से ही सब बराबर दिया हुआ है, तो इसमें हमें संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए तो ये तो संतुलित है पहले से, तो अब हम अगला करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। सबसे ज़्यादा देखिए किसके परमाणु है, यहाँ पर SO4 यहाँ पर है, SO4 यहाँ पर है, ठीक है ना। Ba मतलब बिल्कुल बराबर है। Cl2 यहाँ पर Cl 1 है, तो यहाँ पर फटाफट से 2 से गुणा कर लो, Cl यहाँ पर 2 हो गया, Cl यहाँ पर 2 हो गया, H2 तो यहाँ पर भी अब 2H हो गया। इसका मतलब अब ये भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस, और ये पूरा संतुलित हो गया। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त होता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख पा रहे होंगे कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, यानी कि इसके लिए हमें रासायनिक समीकरण लिखना है, वो भी संतुलित, ठीक है ना। चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए कहा गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ए नंबर देखते हैं सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, ठीक है ना। चलिए हमने ये पूरा समीकरण दिख नहीं रहा है क्या, रुक जाइए,
आप दिख रहा होगा। चलिए हाँ, तो हमने ये पूरा समीकरण लिख लिया है। अब हमें इसे जो है संतुलित करना है, तो संतुलित कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर Ca का एक परमाणु है, यहाँ पर Ca का एक परमाणु है, CO3 के 3 परमाणु हैं, यहाँ पर CO2 के कितना है, 2 परमाणु है। तो यहाँ पर हमें क्या है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 से यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 3 से अभी मत कीजिए, पहले देख लीजिए H2 का यहाँ पर 2 है और यहाँ पर H2 का 2 है, H का 2 है, ठीक है ना। O का यहाँ पर कितना है, 2 है यहाँ पर, O के यहाँ पर O के 2 हैं, तो कितने हो गए, 2 और 2 4, और यहाँ पर O के 3 है और 1 4, O का बिल्कुल बराबर है। C का देख लीजिए, C का यहाँ पर 1 है, C का यहाँ पर 1 है, C एक भाई बिल्कुल एकदम से पहले से ही संतुलित बैठ रहा है, ठीक है ना। साथ में का B, तो B नंबर क्या कहता है, B नंबर कहता है कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट एरो, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, यानी कि हमें इसका संतुलित समीकरण बनाना है। तो जिंक का मतलब क्या होता है, Zn प्लस क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि AgNO3, ठीक है ना। ये सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर देख लीजिए आपका लिखा हुआ है जिंक नाइट्रेट, यानी कि ZnNO3, ठीक है ना, प्लस आपका लिखा है कि सिल्वर, तो सिल्वर का होता है Ag, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए आपका 2, ठीक है। ये होता है जिंक नाइट्रेट का फार्मूला, जिंक नाइट्रेट का ये होता है और सिल्वर नाइट्रेट का ये फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अब हम इसे संतुलित कर लेते हैं। हमने सिंपली लिख दिया है, अब इसे संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर Zn 1 है, यहाँ पर भी Zn का 1 परमाणु है। अगर हम यहाँ पर देखें Ag का यानी कि सिल्वर का, तो सिल्वर का यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अगर यहाँ पर देखे जाए N और O3 का, सॉरी N का देख लीजिए पहले, तो N का यहाँ पर 2 परमाणु है, तो N का यहाँ पर कितना है, 1 परमाणु है, तो यहाँ पर 2 कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर N के 2 परमाणु हो गए और O के हो गए 3 दूनी 6 परमाणु O के हो गए, मगर यहाँ पर भी O के 6 परमाणु हुए, 3 दूनी 6, तो ये तो बराबर हो गया। Zn यहाँ पर 1 है, Zn यहाँ पर 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए Ag यानी कि सिल्वर, यहाँ पर सिल्वर 2 हो चुके हैं, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी 2 कर लीजिए। अभी आपका एकदम से क्या है, संतुलित समीकरण बन गई है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन उतारते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्या कहता है आपका, अगला कहता है कि एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ठीक है। इसका C है, यानी कि एल्यूमिनियम बहुत होता है Al, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड यानी कि CuCl2, ठीक है ना। क्या कहा गया है आगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3, ठीक है। ये है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, तो प्लस Cu, ठीक है ना। अब हमें इसे संतुलित कर लेना है, तो संतुलित कर लीजिए। कॉपर यहाँ पर 1 है, कॉपर यहाँ पर 1 है, Al यानी कि एल्यूमिनियम 1 है, एल्यूमिनियम 1 है, Cl यहाँ पर 2 है, बल्कि यहाँ पर 3 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पर 3 से कर देना है, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कॉपर कितने हो जाएंगे, कॉपर हो जाएंगे यहाँ पर 3, तो यहाँ पर भी कॉपर 3 कर लीजिए। ये आपका पूरी तरीके से संतुलित, सॉरी यहाँ पर Al जो है 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 2 कर लीजिए, ठीक है। अब ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण बन चुकी है, ठीक है। चलिए अब हम इसका एंड क्वेश्चन करते हैं, यानी कि D। तो D है बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4 एरो, बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl, ठीक है ना। हमें इसे सिंपली क्या है, संतुलित कर देना है, तो संतुलित कर दीजिए। Ba यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है, SO4 की बात है तो SO4 यहाँ पर भी बराबर है, ठीक है ना। K की बात किया जाए तो K यहाँ पर 2 है, बल्कि यहाँ पर K 1 है, Cl यहाँ पर 2 है, Cl यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये बिल्कुल बराबर हो गया है, ठीक है ना। तो ये भी आपकी रासायनिक समीकरण बन चुकी है जो कि संतुलित है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। यानी कि पहला है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड एरो, पोटेशियम आयोडाइड बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो पहला है पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि KBr, ठीक है, प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया। अब कहा गया है कि बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड का मतलब होता है
I2, ठीक है, एरो। फिर कहा गया है कि पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड, तो बेरियम ब्रोमाइड का मतलब होता है BaBr2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हमें अब इसे जो है हमने समीकरण बना लिए, अब इसे हमें जो है सिंपली संतुलित कर देना है। सॉरी, इस क्वेश्चन में संतुलित, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, कहा गया है कि संतुलित कीजिए इसके लिए, तो इसे संतुलित कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर K यहाँ पर एक है, बल्कि यहाँ पर K का एक ही परमाणु है, तो K बराबर है Br का परमाणु, यहाँ पर भी 2 है, बल्कि यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 कर लीजिए। 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो K भी हो जाएंगे 2, जब K यहाँ पर 2 हो जाएंगे तो यहाँ पर K 2 करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर I 2 हो गए, तो इसका मतलब I पहले से यहाँ पर 2 है, तो ये पूरी तरीके से अब संतुलित हो चुकी है समीकरण। और अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में एक चीज़ और बतानी है, एक ये बताना है कि प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताना है हमें, ठीक है। तो देखिए ये अभिक्रिया जो है किस प्रकार की है। देखिए हमने आपको बताया हुआ है कि अभिक्रियाएं जो है 6 प्रकार की बताई हुई है हमने, ठीक है। तो उनमें एक अभिक्रिया आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो वह ये वाली जो अभिक्रिया है द्विविस्थापन है। क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पर किसी एक तत्व के परमाणु जाकर दूसरे तत्व में शामिल हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर उसका एक यौगिक हटकर दूसरे यौगिक में चला जाता है, और दूसरे तत्व का जो परमाणु है वो पहले तत्व में आ जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि KBr में देखिए एक तो आपका पोटेशियम है और दूसरा है ब्रोमीन, तो Br निकल के कहाँ पहुँच गया? बेरियम के पास पहुँच गया। ये है बेरियम, तो बेरियम के पास Br पहुँच गया, बल्कि इसके पास I है यानी कि आयोडीन है, वो K के पास आ गया। यहाँ पर बताओ आ गया नहीं आ गया? यानी कि एक दूसरे से इन्होंने अदला बदली कर ली, तो ये आपकी हो जाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। अब हम अगला करते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर बी कहता है कि जिंक कार्बोनेट का मतलब होता है ZnCO3, ठीक है ना। जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जिंक ऑक्साइड का मतलब होता है ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है ना। तो देखिए अब ये अभिक्रिया बन रही है, तो इसमें अगर हम देखें तो Zn का एक परमाणु है, यहाँ पर भी Zn का एक परमाणु है। O के 3 परमाणु, तो यहाँ पर 1 और 2 3, O के भी 3 परमाणु हैं। C के कितने हैं? C के यहाँ पर 1 ही है, यानी कि संतुलित है समीकरण पहले से। अब हमें ये बताना है अभिक्रिया जो किस प्रकार की है। तो हमने आपको बताया हुआ है जब किसी भी तत्व से उसके परमाणु अलग हो जाते हैं, बल्कि अदला बदली नहीं होती है, इसमें क्या होती है? एक दूसरे की अदला बदली होती है, इसका इसमें चला जाता है और इसका इसमें चला जाता है, बट यहाँ पर एक ही तत्व होता है, ठीक है। उसके जो परमाणु हैं, यानी कि उसके जो यौगिक अलग अलग जो है हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया इसे कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर सी आपका कहता है कि हाइड्रोजन यानी कि H प्लस क्लोरीन, सॉरी H2 क्लोरीन, तो क्लोरीन का मतलब होता है Cl2। आगे कहा गया है हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है, यानी कि HCl, ठीक है। यहाँ पर इसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कह सकते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए Cl का यहाँ पर 2 है, H2 का 2 है, यहाँ पर जब H2 का 2 है तो यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ये समीकरण जो है संतुलित हो जाएगी। जब समीकरण संतुलित हो गई तो अब हम इसमें ये बताना है कि यह अभिक्रिया जो किस प्रकार की है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें दो तत्व मिलकर के एक तत्व बना रहे हैं, यहाँ पर कह सकते हो कि 2 अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद को बना रहे हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया आपकी कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। आपका क्वेश्चन नंबर डी और बचा हुआ है, तो डी को भी देख लेते हैं। तो डी नंबर क्या कहता है? डी में कहता है कि मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो मैग्नीशियम का मतलब होता है Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक का मतलब होता है HCl
इज इक्वल आपका दे दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl2 प्लस हाइड्रोजन यानी कि H2। ठीक है ना। अब हमें इसमें क्या है, पहले संतुलित कर देना है, तो संतुलित कर लीजिए। Mg यहाँ पर एक है, Mg यहाँ पर एक है, Cl2 है, H2 है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए अब सभी संतुलित हो चुके हैं अच्छे तरीके से। हमको ये बताना है कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की है। ठीक है ना। चलिए, इसमें आप देख सकते हैं कि Mg के साथ में इसका जो Cl है यानी कि क्लोरीन Mg के साथ में पहुंच गया। ठीक है ना। इस तत्व के जो HCl ये तत्व के जो परमाणु हैं वो इसके साथ में पहुंच गए। जब इसके साथ में पहुंच गए, अब हम जानते हैं जब एक तत्व के दूसरे तत्व में पहुंच जाते हैं तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, और जब अदला बदली होती है एक दूसरे से तब उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपकी हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उनमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ है। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित यानी कि मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं कि जिनसे ऊष्मा जो है वो निकलती है या फिर मुक्त होती है। अगर हम इन्हें उदाहरण के रूप में देखना चाहें तो मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिए हैं, आप चाहें तो एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो C+O2 इज इक्वल आपका हो जाएगा CO2 प्लस ये आपकी इतनी कैलोरी ऊष्मा निकल आएगी। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन एरो NH3 यानी कि अमोनिया प्लस 24.3 किलोग्राम कैलोरी यानी कि ये ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ठीक है। अब हम जानते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, यानी कि जो ऊष्मा को अवशोषित करती हैं। ठीक है ना, यानी कि ग्रहण करती हैं या फिर सोखती हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। देखिए नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये जो कल आपका देखा जाए 2NO। ठीक है। माइनस 43.2 किलोग्राम कैलोरी ये क्या निकल जाएगी, आपकी ऊष्मा निकल जाएगी। उसी प्रकार मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया है H2I2 इज इक्वल टू HI माइनस का 12 किलोग्राम कैलोरी। तो उम्मीद करते हैं ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, शोषण को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। उत्तर में देखिए, शोषण के दौरान अंदर लिए गए ऑक्सीजन द्वारा रक्त में भोजन विघटित होता है अर्थात वह उपचयित होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, अतः शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पर जो ऊर्जा है या फिर ऊष्मा है वो मुक्त होती है। ठीक है ना। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में आप अगर इसमें लेना चाहें C6H12O6 प्लस 6O2 ये हो जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। वियोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक में विघटित हो जाता है। जैसे कि CaCO3 गर्म करने पर क्या होगा, CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा, अलग अलग यानी विघटित हो जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें 2 सरल पदार्थ आपस में संयोग करके एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं, CaO प्लस H2O एरो CaOH2। देखिए उपयुक्त उदाहरणों में दोनों अभिक्रियाएं विपरीत स्थितियां दिखा रही हैं, अतः वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो देखिए अगर आपने हमारी सभी वीडियोस देखी हैं तो हमने नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से ये सब चीज़ क्लियर की हुई है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो देख लीजिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। जैसे कि देख लीजिए ऊर्जा ऊष्मा के रूप में दी जा रही है। देखिए इसमें देखा जाए CaCO3 Ca प्लस CO2। ठीक है। देखिए इसमें हमसे पूछा गया है ऊष्मा
प्रकाश और विद्युत के रूप में कहाँ कहाँ दी गई है, उसके लिए एक एक समीकरण दीजिए हमारे लिए। तो हमने पहला दिया है ऊर्जा ऊष्मा के रूप में दी जा रही है, तो इस समीकरण में दी जा रही है। किसके रूप में? ऊर्जा के रूप में। ऊर्जा जो है अगर देखा जाए प्रकाश के रूप में, यहाँ पर ऊष्मा के रूप में समझ लें, यहाँ पर प्रकाश के रूप में समझ लीजिए, प्रकाश के रूप में दी जा रही है। तो आपको जो है 2AgBr यानी कि सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाएगी? सिल्वर और ब्रोमीन हो जाएगी। ठीक है। अगर विद्युत के रूप में की अगर बात करी जाए, देखिए विद्युत ऊर्जा के रूप में दी जा रही है। देखिए H2O को विद्युत में जब करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? H2 + O2 अलग अलग निकल जाएगा, जल का विद्युत अपघटन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये अभिक्रियाएँ दी गई हैं कुछ इस प्रकार से। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। देखिए अगर आपने हमारे नोट्स बहुत अच्छे तरीके से देखे हुए हैं तो आपको ये किताब उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल एकदम से इसे कर सकते हो। चलिए मैं इसी में इसे बता देता हूँ, क्योंकि लिखवाने में बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होगा, तो मैं नहीं चाहता ज़्यादा टाइम खराब करना। चलिए देखिए, विस्थापन अभिक्रिया में किसी लवण से उसका एक तत्व किसी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया में CuSO4 से CuZn द्वारा विस्थापित हो जाता है, क्योंकि Zn अपेक्षाकृत अधिक अभिक्रियाशील है। बिल्कुल सही बात है। Cu जो है यहाँ पर कॉपर जो है वो Zn की अपेक्षा कम क्रियाशील है और Zn अधिक क्रियाशील है, इसलिए जो है SO4 इसके साथ में जुड़ जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो नए उत्पादों के निर्माण के लिए दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ ये बात। जैसे कि Na2SO4 + BaCl2 यानी कि एक दूसरे के यौगिकों का आदान प्रदान कर लेते हैं। जैसे कि देखिए Cl यहाँ पर Na के पास में पहुँच गया, जबकि Ba के पास में आपका SO4 यहाँ पर आ गया है। तो उम्मीद करते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर मिलाया जाता है तो यह सिल्वर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि कॉपर सिल्वर के से जो है अधिक अभिक्रियाशील होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, Ag यहाँ पर सिल्वर है और Cu क्या है? कॉपर है। तो कॉपर जो है Ag से जो है अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है Ag अलग हो जाता है और Cu के साथ NO3 पहुँच जाता है। ठीक है। तो ये बन जाता है आपका कॉपर नाइट्रेट। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। वह द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें किसी अपक्षेप का निर्माण होता है उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि Na2SO4 + BaCl2। देखा जाए BaSO4 यानी कि अपक्षेप प्राप्त हो रहा है प्लस NaCl। ठीक है। PbNO3 + 2Ki यानी कि इसमें भी अगर देखा जाए PbI2 जो है अपक्षेप प्राप्त हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए दो उदाहरण दीजिए। बहुत ज़्यादा सिंपल इन्होंने दिया हुआ है। देखिए उपचयन मैं आपको बता चुका हूँ, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी अभिकारक में ऑक्सीजन का योग या फिर वृद्धि होती है उन्हें उपचयन कहते हैं। देखिए जहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ठीक है ना, उसे हम उपचयन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर देख लीजिए Cu कॉपर + O2। तो यहाँ पर देखा जाए तो Cu में जो है ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है? इसका मतलब ये आपका उपचयन हो रहा है। H2 + O2, तो H2 में आपका जो है O जुड़ रहा है, तो यानी कि ये भी उपचयन हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन की अगर वृद्धि होती है तो वहाँ पर उपचयन अभिक्रिया होती है। अगर यहाँ पर बात करी जाए अपचयन की, तो अपचयन भी समझ लीजिए क्या होता है। अपचयन देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी अभिकारक से ऑक्सीजन का ह्रास होता है उन्हें अपचयन कहते हैं, या फिर हाइड्रोजन का योग होता है, ठीक है ना, तब भी उन्हें अपचयन कहते हैं। ZnO + C। अब देखिए Zn से O का ह्रास हो रहा है, बताइए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है आपका, जब Zn से O निकल रहा है तो ये आपका जो है अपचयन हो जाएगा। CuO, O चला गया इधर, तो यानी कि Cu के साथ में क्या हो गया? अपचयन हो गया। ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। यानी कि X तत्व को अगर हम वायु की उपस्थिति में रख देते हैं, कोई भी X तत्व का जो यौगिक बता दिया गया है, अगर हम वायु में रख देते हैं तो वह गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो बताइए वो तत्व कौन सा है। देखिए, चमकदार भूरे रंग का तत्व X कॉपर है। जब इसे वायु में गर्म किया जाता है, यह कॉपर ऑक्साइड के रूप में जो है जमा होने के कारण काला पड़ जाता है। देखिए यहाँ पर अगर हम कॉपर के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखते हैं ऊष्मा के साथ, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है आपका 2CuO हो जाता है, ठीक है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बन जाता है यहाँ पर। तो ये काले रंग का हो जाता है, ठीक है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है और जो कि मैं आपको बता चुका हूँ नोट्स के, जब मैंने नोट्स पढ़ाए थे उस टाइम भी बता चुका हूँ। देखिए, लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। पेंट वस्तुओं की सतह तथा वायु या नमी के बीच संपर्क नहीं होने देता है। देखिए, मान लीजिए ये कोई लोहे की वस्तु है, अगर हम इसे अभी ऐसा ही रखेंगे तो इसके ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे हम कहते हैं जंग। तो जंग से हमें जो है छुटकारा पाने के लिए या फिर जंग से अपनी वस्तु को बचाने के लिए उस पर हम पेंट कर देते हैं, जिससे कि क्या है कि जंग ना लगती है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ये भी बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है और ये हम आपको बता भी चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो जानते भी होंगे। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आते हैं तो उपचयित होकर विकृत गंध हो जाते हैं। कहने का मतलब, उपचयित का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की उनमें वृद्धि हो जाती है, या फिर कह सकते हो ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो इसलिए वो जो होते हैं विकृत गंधी हो जाते हैं। उनके गंध तथा स्वाद बदल जाते हैं। खाद्य पदार्थों का उपचयन रोकने के लिए उनकी पैकिंग की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसे नाइट्रोजन गैस जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि खाद्य पदार्थ का उपचयन न हो सके। इस प्रकार खाद्य पदार्थ लंबे समय तक विकृत गंधी नहीं होते तथा उसके स्वाद व गंध नहीं बदलते और वह खाने योग्य बना रहता है। जैसा कि सुन लीजिए, देखो क्या होता है, जैसे आपने देखा है चिप्स, तो चिप्स का आप कहोगे ये विकृत गंधी क्यों नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब वो विकृत गंधी इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनमें एक कम सक्रिय नाइट्रोजन गैस भरी होती है। जो नाइट्रोजन गैस भरी होती है जिसके कारण वो विकृत गंधी नहीं होते हैं, ठीक है ना। और जहाँ तक बात हुई विकृत गंधी होने की, तो जब पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में आते हैं तब वे विकृत गंधी हो जाते हैं, उनमें स्वाद बदल जाता है, बेकार हो जाते हैं, ठीक है, खाने योग्य नहीं रहते हैं। चलिए है कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संचारण और विकृत गंधता। देखिए, इसके लिए हम देख लेते हैं संचारण क्या होता है। लोहे की नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, परंतु कुछ समय तक नम वायु में खुला छोड़ देने पर उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। साधारण बोलचाल की भाषा में इस प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं तथा यह भूरे रंग की परत जंग कहलाती है। विज्ञान की भाषा में इसे संचारण कहते हैं। तो क्या होती है, यानी कि रेंसिडिटी। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखे रहते हैं तो वायु यानी ऑक्सीजन द्वारा उपचयित होने के कारण उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। इसके फलस्वरूप वे खाने योग्य नहीं रहते, अर्थात वे विकृत गंधी हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को विकृत गंधता कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और देखिए हमने इसमें आपका ये अभ्यास पूरा कवर कर लिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।